नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है जैव विविधता और उसके संरक्षण के बारे में लेक्चर नंबर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने अभी तक जो है लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1, 2, 3 के बारे में। तो क्लास 12 के जैव विविधता और उसके संरक्षण का ये लेसन नंबर 15वां है और ये आखिरी चैप्टर है। और 2023 के अकॉर्डिंग के अनुसार जो है सिलेबस को कुछ कम किया गया है और कुछ पुराने सिलेबस को फिर से जोड़ा गया है। तो उसमें जैव विविधता और उसके संरक्षण के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में जो है हमने आपको जैव विविधता और उसके संरक्षण के चैप्टर में जो है हमने जैव विविधता की हानि के बारे में हमने अध्ययन किया था कि जैव विविधता में हानियां कैसे होती हैं, आखिर जैव विविधता में क्षति कैसे हो रही है, जैव विविधता में पाए जाने वाले जीव जंतु और पादप नष्ट कैसे हो रहे हैं तथा जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण क्या है, उन सारी चीजों के बारे में हमने अध्ययन किया है। आज हम लोग जो है जैव विविधता के संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैव विविधता को हम लोग संरक्षित कैसे कह सकते हैं। देखिए, संरक्षण का तात्पर्य ये होता है किसी भी प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखना, सुरक्षित रख के उसको बढ़ावा देना, साथ ही साथ उस प्राकृतिक जो संस्था है या प्राकृतिक जो हम कह सकते हैं क्षेत्र है, उस प्राकृतिक क्षेत्र को व्यवस्थित तरीके से और ग्रो कराना है। तो प्राकृतिक एवं प्राकृत संपदा के संदर्भ में संरक्षण ही जैव विविधता का संरक्षण कराता है। हमारे आसपास पाए जाने वाले जीव जंतु और पादपों को जब हम सुरक्षित रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, उनके जनन प्रजनन इत्यादि की क्रिया को ग्रो कराते हैं, तो उसे ही जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए पूरे विश्व में जो है अथक प्रयास किए जा रहे हैं और वर्तमान समय में जो है विश्व, भारत तथा बहुत सारे देश मिलकर के इस पे कार्य कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के जीवों को संरक्षित रखने के लिए भिन्न भिन्न प्रयास कर रहे हैं। और सभी देश मिलकर के जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए भिन्न भिन्न सम्मेलनों का आयोजन करके पूरे विश्व को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दो प्रकार के प्रयास हैं। राष्ट्रीय प्रयास के अंतर्गत हमारे देश में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के अंतर्गत पूरे विश्व में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रीय प्रयास के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद, देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद नियम कानून तो बनाए गए पर उन नियम कानूनों का उतनी सख्ती से पालन नहीं किया गया। भारत में सन 1952 में वन्य जीव परिषद की स्थापना की गई। वन्य जीवन परिषद की स्थापना का प्रमुख ये उद्देश्य ये था कि जो वन्य जीव हैं, वन्य जीव के साथ साथ पेड़ पौधे और पादप है, उनके शिकार पर लगाम लगाया जाए। परंतु इसके लिए कोई कठोर कानून न होने के नाते जो है इस नियम का पालन बहुत कम किया जाता था और वनों की कटाई बहुत धड़ल्ले से होती थी तथा वन्य जीवों का हम कह सकते हैं शिकार भी बहुत ज्यादा होता था। फिर आगे चल के भारत सरकार ने 1 से 7 अक्टूबर तक पूरे भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाने का कार्यक्रम लागू किया। इस वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को यह जागरूक करना था कि वन्य जीव हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं तथा वन, पेड़ पौधे और जीव जंतु कितने महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद तीसरा प्रयास सन 1980 में किया गया, जिसमें भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना की। पर्यावरण विभाग के स्थापना के साथ साथ उसने जो है भारत में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रयास किया और उसके अंतर्गत पेड़ पौधों का प्लांटेशन किया गया। बहुत सारे जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रयास किए गए। उसके बाद सन 1985 में एनविस विभाग की स्थापना की गई। ये एनविस विभाग क्या होता है, तो यह एनविस विभाग जो है वह भारत के पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता है और पर्यावरण के बारे में भिन्न भिन्न चीजों को बताता है कि किस प्रकार से हम पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे तो उससे हमें क्या लाभ होगा, और पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे तो जीव जंतुओं को भी क्या लाभ होगा और उनसे हमें क्या लाभ होगा, इन चीजों के बारे में बताया गया।
उसके बाद अंतरराष्ट्रीय प्रयास के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व ने जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए अलग अलग प्रयास किए थे, जिसमें सबसे पहला प्रयास जो है सन 1948 में IUCN की स्थापना के द्वारा हुआ। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसमें जैव विविधता का संरक्षण के बारे में जो है 1948 में स्विट्जरलैंड के क्वाड में इसकी स्थापना की गई। फिर आगे चल के 1969 में भारत के मुंबई में WWF की स्थापना की गई, लेकिन WWF स्विट्जरलैंड जिनेवा में भी स्थापित किया गया सर्वप्रथम विश्व वन्यजीव कोष, जिसका चिन्ह लाल पांडा होता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयास है जो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए किए गए, यानी प्रयास किए गए हैं। तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्देश्य हैं और ये कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य हैं। इसके बाद हम लोगों को अध्ययन करना है कि जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कौन कौन सी युक्तियों का इस्तेमाल किया गया, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कौन कौन से नियम लाए गए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं स्थापित की गई, कौन कौन सी व्यवस्थाएं बनाई गई, कौन कौन से विचार उत्पन्न हुए। जैसे जैव विविधता के अंतर्गत देखिए, हमने आपको वीडियो फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हमने भारत की जैव विविधता के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाली जैव विविधता के बारे में बताया था, पूर्वी भारत में पाए जाने वाली जैव विविधता के बारे में बताया था, पश्चिमी भारत के क्षेत्र में पाए जाने वाली जैव विविधता के बारे में बताया था, लक्षद्वीप पर पाए जाने वाली जैव विविधता के बारे में बताया था, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाने वाली जैव विविधताओं के बारे में आपको बताया था कि कहाँ कौन सी किस प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, और उन जैव विविधताओं को नष्ट होने से बचाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में जो है हमें अध्ययन करना है। तो उसमें सबसे पहला प्रयास है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क होता क्या है? नेशनल पार्क एक क्षेत्र होता है, हम कह सकते हैं 200 वर्ग किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर, 50 वर्ग किलोमीटर, 400 वर्ग किलोमीटर, 500 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र जंगल युक्त क्षेत्र होता है जहां पर जीव जंतु और पादपों को संरक्षित रखा जाता है। जैसे हमने इसके पहले बताया था कि जैव विविधता में क्षति का सबसे प्रमुख कारण है अतिदोहन। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काट रहा है, जिसमें हमने आपको बताया था कि पूरे विश्व के सबसे बड़े जंगल अमेजन के वर्षा वन है, जिसे भारत का या पूरे विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं। पूरे पृथ्वी का 20% से अधिक ऑक्सीजन जो है हमें अमेजन के वर्षा वनों से ही प्राप्त होता है। जब अमेजन के वर्षा वनों से हमें प्राप्त होता है तो प्रतिदिन 1 फुटबॉल के ग्राउंड कितना, जब वर्षा वनों को काटा जाएगा तो जब हम प्रकृति को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति भी हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाएगी। तो नुकसान जब पहुंचाएगी तो भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां उत्पन्न होंगी, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होंगी, भोजन की समस्याएं उत्पन्न होंगी, तमाम प्रकार की समस्याएं पर्यावरण से उत्पन्न हो सकती हैं। तो पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए सबसे पहला प्रयास किया गया कि नेशनल पार्क की स्थापना की गई। नेशनल पार्क को हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अब इन राष्ट्रीय उद्यान का तात्पर्य ये होता है कि कोई एक विस्तृत क्षेत्र, उस विस्तृत क्षेत्र में वन है, जंगल है और उस जंगल में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं। उन पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया जाए, अर्थात मानव क्रियाकलाप से उसे वर्जित कर दिया जाए कि उस क्षेत्र के अंतर्गत मानव क्रियाकलाप नहीं होंगे। जब मानव क्रियाकलाप नहीं होंगे तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को किसी बड़े जीव से हानि नहीं होगी। सबसे बड़ा जीव तो मानव ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को मानव ही करता है। तो वहां पर उन क्षेत्रों को मानव को पूर्ण रूप से वर्जित कर दिया गया, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल पार्क कहते हैं। पूरे भारत में वर्तमान समय में 104 नेशनल पार्क हैं। वर्तमान समय में नेशनल पार्कों की संख्या बड़ी है, लेकिन 2012 की कैलकुलेशन, अप्रैल 2012 की कैलकुलेशन के अनुसार भारत में कुल 104 नेशनल पार्क हैं।
अब भारत में पूरे 104 नेशनल पार्क हैं, जिसमें भारत के क्षेत्रफल का 1.16% हिस्सा, ये जो 104 नेशनल पार्क हैं, ये 104 नेशनल पार्क भारत के 1.16% हिस्से को घेरते हैं। और पूरे विश्व का सबसे पहला, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पूरे विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क क्या था, तो सन 1872 में पूरे विश्व में सबसे पहले नेशनल पार्क की स्थापना की गई, जिसका नाम येलोस्टोन था। ये येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब भारत के हम प्रमुख नेशनल पार्कों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर आपको कुछ प्रमुख नेशनल पार्कों के बारे में बता रहे हैं। उन नेशनल पार्कों में कौन कौन से जीव वर्तमान समय में संरक्षित किए गए हैं, ठीक है, वो नेशनल पार्क भारत के किन किन हिस्सों में है, उनके बारे में। तो यहाँ पर 104 नेशनल पार्कों के बारे में तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 104 नेशनल पार्कों के बारे में आपको पढ़ना, तो आप बुक लेकर के उसमें देख लीजिए कि कौन कौन से 104 नेशनल पार्क हैं। लेकिन भारत के कुछ प्रमुख नेशनल पार्कों के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। तो नेशनल पार्क आप समझ गए हैं कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र जहां पर रहने वाले जीव जंतुओं को उसी स्थान पर संरक्षित किया जाता है, जिसको हम लोग स्वस्थानीय संरक्षण भी बोलते हैं। तो उसी स्थान पे संरक्षित किया जाता है जहां पर मानव क्रियाकलापों को पूर्ण रूप से वर्जित कर दिया जाता है। उन क्षेत्रों को नेशनल पार्क कहते हैं। अब प्रमुख नेशनल पार्कों में जैसे आप सबसे नीचे का कर्नाटक में देखेंगे, तो कर्नाटक में एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो कर्नाटक में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। अब पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, नीलगिरी और लंगूर जैसे जानवरों को संरक्षित किया जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, नीलगिरी, लंगूर जैसे जानवरों को हम संरक्षित करते हैं। महाराष्ट्र में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है और तदोवा राष्ट्रीय उद्यान है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और तदोवा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, चीता, तेंदुआ, ऐसे बहुत सारे बारहसिंगा, चीतल, तमाम प्रकार के जानवरों को यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। जैसे उसके बाद है ओडिशा। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में नवेगांव है और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, तदोवा राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ है, तदोवा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर बाघ, चीता, तेंदुआ, बारहसिंघा हम कह सकते हैं, चीतल कह सकते हैं, खरगोश कह सकते हैं, सियार कह सकते हैं, नीलगाय कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे जीवों को संरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। और उड़ीसा है, और उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान है और सिमीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान और सिमीपाल राष्ट्रीय उद्यान में बाघ हो गए, मगरमच्छ हो गए, नीलगाय हो गए, सांबर हो गए, चीतल हो गए, हिरण हो गए, बारहसिंघा हो गए, और हम कह सकते हैं वर्गाकार जो है सींग वाले जो है हिरण हो गए। तमाम प्रकार के जो है यहाँ पर जीवों को संरक्षित रखा जाता है। असम हाल ही में अभी कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है, जहां पर बाढ़ की स्थिति बहुत ज्यादा होती है, और बाढ़ की स्थिति बहुत ज्यादा होने से प्राकृतिक क्षति होती है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं, न्यूज अखबारों में पढ़ते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वह ऊंचे स्थानों पर पलायन कर जाते हैं और बहुत सारे जीव जंतुओं की क्षति अर्थात मृत्यु भी हो जाती है। तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और मानस राष्ट्रीय उद्यान है। असम में सबसे प्रमुख एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, और यहाँ पर हाथी, गेड़ा, बाघ, चीतल, नीलगाय, सांबर, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु, काला हिरण और भी बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये अति जैव विविधता वाला क्षेत्र है, क्योंकि ये पूर्वी भारत का क्षेत्र है और पूर्वी भारत के क्षेत्र में अति जैव विविधता होती है। यहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से हमेशा ज्यादा होती है। वर्षा कितनी? 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। 245 सेंटीमीटर मेघालय मिजोरम के अंतर्गत वर्षा होती है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा मध्य प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर सफेद बाघ आपको देखने को मिलते हैं। सफेद बाघों की कोई प्रजाति नहीं होती है, बल्कि ये आनुवंशिक रोग से ग्रसित जीव होते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर बाघ हो गए, चीतल हो गया,
चीतल हो गया, हाथी हो गए, गैड़ा हो गए, और हिरण हो गए, काले हिरण हो गए, बारहसिंगा हो गए, ऐसे जीवों को यहाँ पर संरक्षित रखा जाता है। उसमें सबसे प्रमुख, अब आप अगला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें गुजरात है। गुजरात के कठियावाड़ा के जंगलों में उस क्षेत्र को एक अलग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। गुजरात का ये क्षेत्र है और गुजरात के कठियावाड़ा के जंगलों में गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, और ये भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर आपको बब्बर शेर देखने को मिलते हैं, और भारत के किसी भी क्षेत्र में बब्बर शेर देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर बब्बर शेर, तेंदुआ, हिरण, चीतल और भी बहुत सारे जानवर, जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे। वहीं आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें आपको हमने बताया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस साइबेरिया से 2 से 2,500 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर आते हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर और सरिस्का ये पक्षियों के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, हिरण, तो यहाँ पर हिरण बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। राजस्थान में हिरण बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें काला हिरण, ठीक है, बारहसिंघा हो गए, चीतल हो गए, हिरणों की बहुत सारी प्रजातियां राजस्थान में आपको देखने को मिलती है। तो ये राजस्थान के हो गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर में दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हिमालयी काला भालू पाया जाता है, हिम, चीता और तेंदुआ यहाँ के प्रमुख जानवरों को संरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद आपका हरियाणा है। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस, काला हिरण और सांभर बहुत अधिक मात्रा में संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं हम लोग नीलगिरी, भेड़, तेंदुआ, सराऊ राष्ट्रीय उद्यान, मतलब जीवों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। फिर से देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हिमालयी काला भालू, हिमचीता और तेंदुओं को संरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश में द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर नीली भेड़, तेंदुआ और सराऊ को संरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। वहीं ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हिमाचल प्रदेश में ये पाया जाता है, जहां पर नीली भेड़, तेंदुआ और सराऊ को संरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। वहीं हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, साइबेरियन सारस, काला हिरण और सांभर को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि ये बताइए भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पर उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड में यह राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो सहारनपुर में है। यहाँ पर प्रमुख जीव जंतुओं में हाथी हो गया, तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, नीलगाय हो गई और भी बहुत सारे जीवों को संरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज हमने जो है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में अध्ययन किया। इसके बारे में हम लोग इसके आगे हम लोग कुछ आर्द्र भूमियों के बारे में अध्ययन करेंगे, रसम रस स्थल के बारे में अध्ययन करेंगे तथा भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे नए वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।